अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं हूं आपका फ़िज़िक्स टीचर मुस्तजाब हैदर। आज हम चैप्टर नंबर 6 के 5th आर्टिकल की तरफ जा रहे हैं जो कि है बर्नौलीज़ इक्वेशन। ये एक बहुत इम्पोर्टेंट इक्वेशन है जो वन ऑफ द फंडामेंटल इक्वेशन है फ्लूइड डायनामिक्स की, जो बेस करती है लॉ ऑफ कंज़र्वेशन ऑफ एनर्जी पे। इसका समझना हमारे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो चलें लाइट बोर्ड की तरफ चलते हैं और इस इक्वेशन को समझते हैं। स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ने जा रहे हैं चैप्टर नंबर 6 और इसका 5th आर्टिकल जिसका नाम है बर्नौलीज़ इक्वेशन। जैसे कि हम लोगों ने अपने लास्ट लेक्चर में इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी को सीखा था और हमने ये भी सीखा कि फ्लूइड डायनामिक्स के अंदर कुछ फंडामेंटल इक्वेशंस हैं जिस पे हमारे फ्लूइड डायनामिक्स की बहुत सारी स्टडी बेस कर रही है। उन्हीं फंडामेंटल इक्वेशंस में से एक इक्वेशन ये भी है जिसे हम बर्नौलीज़ इक्वेशन कहते हैं। ये इक्वेशन ड्राइव की थी हमारे पास एक बहुत फेमस स्विस मैथमेटिशियन ने जिनका नाम था डैनियल बर्नौली। उन्हीं के नाम से मंसूब ये एक इक्वेशन है जो कि हमें फ्लूइड की मूवमेंट के बारे में बहुत ज़्यादा इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करती है। तो हम इसे देखते हैं, स्टेटमेंट की तरफ हम आखिर में जाएंगे, हम इसकी डेरिवेशन देखेंगे और उस डेरिवेशन में हमें कौन कौन सी चीज़ें एज्यूम करनी पड़ी और कौन कौन सी चीज़ें कैलकुलेट करनी पड़ी, उन सब को हम लोग यहाँ पे देखेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पे आपको एक नज़र आ रहा है कि नॉन यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शनल एरिया का एक पाइप है। अगर आप इसको देखें तो इसकी ग्राउंड से क्लियरेंस भी आपको डिफरेंट नज़र आ रही है। इस नॉन यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शनल एरिया के पाइप का एक एंड जो है वो हमारे ग्राउंड से ज़्यादा हाइट पे मौजूद है और जो इसका दूसरा एंड है उसकी हाइट रिलेटिवली कम है। तो आपने एक चीज़ देखनी है कि जब भी हम किसी भी पाइप की हाइट को इस्टेब्लिश करेंगे तो वो हाइट हमने उसके सेंटर से इस्टेब्लिश करनी होती है। जैसे इस केस में इस हाइट को मैं नाम दे देता हूँ h1 का, और इसी तरह से हमारा जो लोअर एंड ऑफ द पाइप है उसकी जो हाइट हमें यहाँ पे नज़र आ रही है उसे मैं नाम दे देता हूँ h2 का। हम इमेजिन करते हैं कि इसके अंदर से एक फ्लूइड फ्लो करते हुए जा रहा है। एक एंड से फ्लूइड एंटर होता है और दूसरे एंड से वो फ्लूइड बाहर निकल जाता है। अब जो फ्लूइड इसके अंदर एंटर हो रहा है आपने उसको एक आइडियल फ्लूइड कंसीडर करना है। वो एक इस तरह का फ्लूइड है जिसमें आइडियल कैरेक्टरिस्टिक्स पाए जाते हैं। जैसे हम लोगों ने अपने पिछले लेक्चर में इस चीज़ को डिस्कस भी किया था कि आइडियल फ्लूइड क्या होता है। तो ये एक ऐसा फ्लूइड होगा जिस फ्लूइड में विस्कोसिटी, जो हमारे पास कॉफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी के साथ रिप्रेजेंट की जाती है, वो ज़ीरो होगी। यानी ये एक नॉन विस्कस फ्लूइड होगा हमारे पास। इसकी विस्कोसिटी ज़ीरो होगी। दूसरी चीज़, ये इनकम्प्रेसिबल होगा। ये इनकम्प्रेसिबल भी होगा। इनकम्प्रेसिबल होने का मतलब ये होता है कि इसकी डेंसिटी कांस्टेंट रहती है, डेंसिटी नहीं बदलेगी। यानी रो की वैल्यू हमारे पास कांस्टेंट रहेगी, इसकी डेंसिटी चेंज नहीं होगी। और तीसरी कैरेक्टरिस्टिक क्या है कि ये जो फ्लो कर रहा है इस नॉन यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शनल एरिया के अंदर, इसका फ्लो एक स्ट्रीमलाइन या एक स्टेडी फ्लो है। तो ये तीनों कैरेक्टरिस्टिक्स हमारे इस फ्लूइड के अंदर मौजूद हैं जो इस नॉन यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शनल एरिया के पाइप के अंदर मूव करते हुए आगे की तरफ जा रहा है। अब इससे स्पेसिफिक कुछ और टर्म्स को भी हम इसके अंदर ऐड कर लेते हैं। कंसिडर करते हैं थोड़े से रीजन को कि ये वाला जो रीजन आपको नज़र आ रहा है जिसको मैं यहाँ पे शेड कर रहा हूँ, लेट्स सपोज इस रीजन के अंदर हमारे पास कुछ फ्लूइड मौजूद है। जो फ्लूइड यहाँ पे मौजूद है उस फ्लूइड के वॉल्यूम को हम लोग कैपिटल वी के साथ रिप्रेजेंट कर देते हैं। और ये वाला फ्लूइड जो यहाँ पे मौजूद है, इस डिस्टेंस को जो यहाँ से लेके यहाँ तक है, हम इसे डेल्टा एक्स वन के साथ रिप्रेजेंट कर देते हैं। अब ये फ्लूइड चूँकि आगे की तरफ मूव करना है और पीछे से और फ्लूइड जो है वो अंदर की तरफ आ रहा होगा जो इसको पुश करके इसको धकेल रहा होगा आगे की तरफ। तो इसका मतलब है इसके पीछे यहाँ पे एक प्रेशर भी एक्सर्ट हो रहा होगा जो पीछे से आने वाला फ्लूइड इसके ऊपर एक्सर्ट कर रहा होगा। उस प्रेशर को यहाँ पे हम लोग P1 के साथ रिप्रेजेंट कर देते हैं और उस प्रेशर की वजह से ही इसने आगे की तरफ मूव करना है। और इस रीजन के अंदर जो फ्लूइड इस वक्त मौजूद है उसके मास को हम लोग डेल्टा M1 के साथ रिप्रेजेंट कर देते हैं। ये उस तमाम फ्लूइड का मास है जो इस
रीजन के अंदर मौजूद है। अब जब पीछे से फ्लूइड इसको पुश करेगा और हमारा ये इस रीजन में मौजूद फ्लूइड आगे की तरफ मूव करेगा, तो उसकी मूवमेंट की कोई ना कोई स्पीड भी होगी, वेलोसिटी भी होगी। तो इसकी आगे की तरफ मूव करने की जो वेलोसिटी है यहाँ पे, उसे हम लोग v1 के साथ रिप्रेजेंट कर लेते हैं। तो ये हमारे अपर एंड के ऊपर हमने कुछ चीज़ें जो थी उन्हें डिफाइन कर लिया। लेट्स सपोज कि ये पूरे का पूरा जो पाइप हमें नज़र आ रहा है, ये पूरे का पूरा फ्लूइड से भरा हुआ है। तो अगर हमारा ये वाला मैस इस रीजन के अंदर मूव करते हुए आगे की तरफ जाता है, तो इसका मतलब है इतना ही मैस पूरे इस पाइप के अंदर आगे की तरफ पुश होता चला जाएगा और आगे को मूव करता जाएगा। अब ये वाला रीजन अगर हम देखें तो इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया हमें ज़्यादा नज़र आ रहा है, और इस क्रॉस सेक्शनल एरिया को हम लोग A1 के साथ रिप्रेजेंट कर लेते हैं। यहाँ पे ये A1 ये हमारे अपर एंड का क्रॉस सेक्शनल एरिया है। और अगर इस क्रॉस सेक्शनल एरिया में हम इस रीजन के अंदर मौजूद फ्लूइड के इक्विवेलेंट अमाउंट ऑफ फ्लूइड नीचे कंसीडर करें, तो हमें यकीनन वो यहाँ पे कुछ ज़्यादा रीजन के अंदर नज़र आ रहा होगा, क्योंकि वो क्रॉस सेक्शनल एरिया जो है वो कम है। तो कम होने की वजह से उस थोड़े रीजन के अंदर हमारा फ्लूइड पूरा नहीं आ पाएगा, इसलिए हम इस रीजन को इस अपर रीजन की निस्बत स्लाइटली लार्जर बनाएंगे। लेट्स सपोज यहाँ से लेके यहाँ तक जो क्रॉस सेक्शनल एरिया में डिस्टेंस है, हम उसे डेल्टा x2 के साथ रिप्रेजेंट कर देते हैं। यहाँ पे जो हमारा फ्लूइड मूव करते हुए आगे की तरफ जा रहा है, उसकी वेलोसिटी को v2 के साथ रिप्रेजेंट कर देते हैं। हाइट हम लोग पहले से देख चुके हैं, और यहाँ पे जो मैस इस वक्त मौजूद है उसे हम डेल्टा m2 के साथ रिप्रेजेंट कर देते हैं। ये फ्लूइड का मैस है जो यहाँ पे मौजूद था। उसके साथ साथ ये जो क्रॉस सेक्शनल एरिया यहाँ पे नज़र आ रहा है, हम उस क्रॉस सेक्शनल एरिया को A2 के साथ रिप्रेजेंट कर देते हैं। अब यहाँ पे जो प्रेशर है वो समझने वाली चीज़ है। हमने कहा कि पीछे से आने वाला फ्लूइड इस फ्लूइड के ऊपर, जो इस रीजन के अंदर फ्लूइड मौजूद है, उस पे प्रेशर एक्सर्ट करता है, और उस प्रेशर की वजह से ये फ्लूइड आगे की तरफ मूव करता है, और जितने मॉलिक्यूल्स आगे होते हैं ये उनको धकेलता जाता है, उन्हें पुश करता जाता है, और वो मॉलिक्यूल्स आगे 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 मूव करते जाते हैं। अब यहाँ पे जो फ्लूइड मौजूद है, अब पीछे से आने वाला फ्लूइड उस पे प्रेशर एक्सर्ट कर रहा होगा यकीनन, लेकिन उसके साथ साथ आप ये देखें कि ये इस रीजन के अंदर जो फ्लूइड मौजूद है, उससे आगे भी पाइप के अंदर एक छोटा सा रीजन मौजूद है जहाँ पे फ्लूइड है। तो अब ये इसी तरह से होगा कि जब ये फ्लूइड आगे वाले फ्लूइड को पुश करने की कोशिश करेगा, तो हमें पता है कि हर एक एक्शन का इक्वल और ऑपोजिट रिएक्शन भी होता है। तो जो आगे मौजूद फ्लूइड है वो इसको बैकवर्ड डायरेक्शन में पुश करेगा, यानी इस फ्लूइड को आगे वाला फ्लूइड भी पीछे की तरफ एक प्रेशर एक्सर्ट करते हुए देगा, जिस प्रेशर को हम यहाँ पे रिप्रेजेंट कर देते हैं P2 के साथ। ये वो वाला प्रेशर है जो आगे मौजूद फ्लूइड पीछे से आने वाले मौजूद फ्लूइड के ऊपर एक्सर्ट कर रहा है। अब हम लोगों को एक और चीज़ का भी पता है कि जब भी हम लोगों ने प्रेशर कैलकुलेट करना हो, तो हम जानते हैं कि हमारा जो प्रेशर है उसको कैलकुलेट करने का एक बहुत सिंपल सा फॉर्मूला होता है कि प्रेशर इज इक्वल टू फोर्स पर यूनिट एरिया। कि हमने कहीं पे भी अगर प्रेशर कैलकुलेट करना है तो फोर्स पर यूनिट एरिया से हम वो प्रेशर कैलकुलेट कर सकते हैं। तो अगर हम यहाँ से फोर्स कैलकुलेट करना चाहें, पहले इस फॉर्मूले को सिंबॉलिक फॉर्म में लिख लेते हैं, फोर्स पर यूनिट एरिया, और फिर यहाँ से अगर हम लोग फोर्स कैलकुलेट करना चाहें तो वो प्रेशर टाइम्स एरिया के इक्वल आ जाती है। इस तरह से हम लोग फोर्स कैलकुलेट कर सकते हैं। तो इस एंड पे अगर हम देखें, जो प्रेशर एक्सर्ट हो रहा है वो P1 है। तो इस P1 प्रेशर ने एक फोर्स भी एक्सर्ट की होगी जो इस फ्लूइड पे आगे की डायरेक्शन में इसको पुश करने के लिए लग रही होगी। तो हम उस फोर्स को यहाँ पे नाम दे देते हैं F1 का। और ये जो F1 है, इस फॉर्मूले को सामने रखते हुए हम लोग कह सकते हैं कि ये F1 जो यहाँ पे फोर्स लग रही है वो प्रेशर टाइम्स एरिया के इक्वल होगी। जितना यहाँ पे प्रेशर है और जितना यहाँ पे एरिया है वो हम लोगों ने यहाँ पे इस जगह पे मेंशन कर दिया। इसी तरह जो यहाँ पे फोर्स लग रही होगी ऑपोजिट डायरेक्शन में, हम उसे भी कैलकुलेट कर सकते हैं, और हम उस फोर्स को F2 का नाम दे देते हैं, और वो किसके बराबर होगी, वो P2 और A2 के इक्वल होगी। ये वो वाली फोर्स है जो यहाँ पे
फ्लूइड को आगे की तरफ धकेल रही थी और यहाँ पे आगे वाला मौजूद फ्लूइड पीछे से आने वाले फ्लूइड को रेजिस्टेंस ऑफर कर रहा था, उसको पीछे की तरफ फोर्स उस पे लगा रहा था। तो ये तो हमारे पास होगी इस मूवमेंट से रिलेटेड कुछ टर्म्स जो हम लोगों ने यहाँ पे देख ली। अब आगे चलते हैं और कुछ मैथमेटिकल डेरिवेशन इसकी देखते हैं और फिर हम उससे इसकी डेफिनेशन की तरफ भी आएंगे। तो पहले कंसीडर करते हैं हम इसके अपर एंड को। ये जो अपर एंड ऑफ द पाइप हमें यहाँ पे नजर आ रहा है, इस अपर एंड ऑफ पाइप पे चूंकि हमारे पास पीछे से आने वाला फ्लूइड एक फोर्स एक्सर्ट कर रहा है जिसकी वजह से हमारा ये फ्लूइड आगे की तरफ मूव कर रहा है, तो हमारे पास दो चीज़ें हो रही हैं। एक तो फोर्स लग रही है और उस फोर्स लगने की वजह से डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, जैसे इस केस में हमने वो डेल्टा x1 लिया हुआ है। तो जब भी किसी भी ऑब्जेक्ट पे, चाहे वो फ्लूइड हो या कोई और चीज़ हो, जब फोर्स लगती है और डिस्प्लेसमेंट होता है तो हमें पता है कि वहाँ पे वर्क आता है। हमेशा फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का जो प्रोडक्ट होता है वो वर्क होता है। तो फिर इसका मतलब है यहाँ पे भी वर्क हो रहा होगा। कौन वर्क कर रहा होगा? ये जो फोर्स पीछे से लग रही है, यानी पीछे से आने वाला फ्लूइड पहले से इस रीजन के अंदर मौजूद फ्लूइड के ऊपर फोर्स लगा रहा होगा और वो डिस्प्लेसमेंट कवर कर रहा होगा और वो वर्क हो रहा होगा। तो हम अगर वो वर्क अपर एंड पे कैलकुलेट करना चाहें, हम उस वर्क को नाम दे देते हैं W1 का। अब वर्क किसके इक्वल होता है? हम अपने फर्स्ट ईयर के बुक के चैप्टर नंबर 4 में ये चीज़ सीख चुके हैं कि वर्क जो है वो इक्वल होता है डॉट प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट, कि हम इसको फोर्स और डिस्प्लेसमेंट की डॉट प्रोडक्ट के तौर पे देखते हैं। और अगर इसको एक्सपेंड करके लिखें तो हम लोग इसे इस तरह से भी लिख सकते हैं F1 D1 कॉस ऑफ एंगल थीटा, जिसमें थीटा डिस्प्लेसमेंट और फोर्स के दरमियान एंगल को रिप्रेजेंट कर रहा होता है। अब इस केस में अगर हम इसको देखें तो हमें हमारी जो फोर्स है वो इस डायरेक्शन में इस पे अप्लाई हो रही है, और उसी के साथ साथ अगर हम डिस्प्लेसमेंट को देखते हैं तो जिस डायरेक्शन में फोर्स लग रही है हमारा फ्लूइड भी उसी डायरेक्शन में आगे की तरफ जा रहा है। तो हम लोग कह सकते हैं कि यहाँ पे फोर्स और डिस्प्लेसमेंट जो है वो पैरेलल हैं, इनके दरमियान जो एंगल यहाँ पे बन रहा है वो 0 डिग्रीज एंगल बन रहा है। और साथ में अगर हम देखें तो फोर्स की वैल्यू हम लोग यहाँ पे इस फॉर्मूले की शक्ल में कैलकुलेट कर चुके हैं, और जो हमारा डिस्प्लेसमेंट है यहाँ पे उसको हम लोगों ने डेल्टा एक्स का नाम दिया हुआ है। तो हम लोग ये दोनों चीज़ें यहाँ पे सब्सटीट्यूट कर सकते हैं। तो हमारे पास जो इक्वेशन बनेगी वो कुछ इस फॉर्म में आ जाएगी। F1 जो कि हमारी फोर्स है वो किसके बराबर है? P1 इंटू A1, और हमारे पास जो डिस्प्लेसमेंट D1 है वो हमारा डेल्टा x के साथ रिप्रेजेंट हुआ है। तो डिस्प्लेसमेंट की जगह पे हम लोग लिख देंगे डेल्टा x1, और साथ में है हमारे पास कॉस ऑफ एंगल थीटा। और हमने देखा कि यहाँ पे चूंकि फोर्स और डिस्प्लेसमेंट पैरेलल हैं तो इस केस में हमारा एंगल 0 डिग्री बनेगा, तो हम लिख देते हैं यहाँ पे कॉस 0 डिग्रीज। तो ये हमारे पास आ गया रिलेशन जिसमें हम लिख सकते हैं P1 A1 डेल्टा x1 एंड कॉस 0 इज इक्वल टू 1। हमें पता है कि कॉस 0 1 के इक्वल होता है, मैक्सिमम वैल्यू हमें मिलती है जब एंगल 0 डिग्री होता है, और वही यहाँ पे हमें नज़र आ रही है। अब ये चीज़ तो हमारे पास एक बेसिक रिलेशन की फॉर्म में आ गई, लेकिन हम एक और रिलेशन भी जानते हैं। हमें पता है कि हमने अपने चैप्टर नंबर 3 के अंदर सीखा था कि हमारे पास S इज इक्वल टू VT के इक्वल होता है। इसमें S हमारे पास डिस्टेंस है, V स्पीड है, और T जो है वो टाइम है जिसमें ये फासला तय किया जा रहा था। इस केस में हमारा जो फासला यहाँ पे तय किया जा रहा है उसे डेल्टा x1 के साथ रिप्रेजेंट किया हुआ है। तो हम लोग S की जगह पे डेल्टा x1 लिख सकते हैं, और जो हमने स्पीड यहाँ पे ली हुई है उसे V1 कहा हुआ है, तो हम इस V की जगह V1 लिख देते हैं। और लेट्स सपोज यहाँ से यहाँ तक फ्लूइड को मूव करने में जो टाइम लगा हम उसे t के साथ ही रिप्रेजेंट कर देते हैं, तो हमारे पास डेल्टा x की ये वैल्यू आ जाती है जो कि V1 इंटू टी के बराबर है। और ये वैल्यू भी अगर हम लोग यहाँ पे सब्सटीट्यूट करें तो हमारे पास रिलेशन कुछ इस फॉर्म में आता है P1 A1, और ये जो डेल्टा x लिखा हुआ है इसकी जगह हम इसकी वैल्यू सब्सटीट्यूट करते हैं V1 इंटू टी, और ये सारा कुछ जब 1 से मल्टीप्लाई होगा तो यही चीज़ हमें मिल जाएगी। ये हम लोगों ने स्टूडेंट्स कैलकुलेट कर लिया वर्क डन एट द अपर एंड ऑफ द पाइप, जब हमारा फ्लूइड पीछे से आने वाले फ्लूइड की वजह से
फोर्स एक्सपीरियंस करते हुए इतना डिस्प्लेसमेंट कवर कर लेता है। अब यही चीज़ हम अगर आगे लेके चलें और हम लोअर एंड की बात करें तो लोअर एंड पे क्या हो रहा होगा हम उसे भी देखते हैं। लोअर एंड पे हम लोगों ने देखा कि बिल्कुल इसी तरह से जैसे हमारी फोर्स एक्सर्ट हो रही है और डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, तो वहाँ पे भी फोर्स है और वहाँ पे भी डिस्प्लेसमेंट हो रहा है। तो अगर हम वर्क कैलकुलेट करना चाहें तो बिल्कुल इसी तरह से कर सकते हैं कि वहाँ वाले वर्क को मैं नाम दे देता हूँ W2 का, और ये किसके इक्वल होगा, ये इक्वल होगा F2D2 इंटू कॉस ऑफ एंगल थीटा 2। ये हम लोअर एंड वाले एंगल की बात करें। अब यहाँ पे हमें एक चीज़ समझना है। सबसे पहले फोर्स तो हम लोग कैलकुलेट कर चुके हैं जो कि यहाँ पे लिखी हुई है। इस फोर्स में हमें पता है F2 जो है वो प्रेशर और एरिया के प्रोडक्ट के इक्वल है, और डिस्प्लेसमेंट भी हम लोग देख चुके हैं कि जो कि डेल्टा x 2 के बराबर है। अब यहाँ पे जो देखने वाली चीज़ है वो ये है कि एंगल क्या है फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के दरमियान। हम देखते हैं कि हमारा फ्लूइड आगे की तरफ मूव कर रहा है, हमारा फ्लूइड इस डायरेक्शन में यहाँ से मूव करते करते इस डायरेक्शन में यहाँ पे आ जाता है, लेकिन जो फोर्स हम लोग यहाँ पे कंसीडर कर रहे हैं वो वाली फोर्स है जो इस पे आगे मौजूद फ्लूइड एक्सर्ट कर रहा है इसको आगे की तरफ जाने से रोकने के लिए। तो अगर हमारे डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन ये है तो हमारे फोर्स की डायरेक्शन उससे एग्जैक्ट ऑपोजिट है। तो इस केस में हम लोग क्या कह सकते हैं कि हमारा फोर्स और डिस्प्लेसमेंट एंटी पैरेलल हैं, और इनके दरमियान जो एंगल यहाँ पे बन रहा है वो 180 डिग्रीज बन रहा है। तो फिर हम इस फॉर्मूले में अगर सारी वैल्यूज़ को सब्सटीट्यूट करते हैं तो ये फार्मूला कोई इस तरह की शेप लेता है कि फोर्स की जगह हम इसकी वैल्यू सब्सटीट्यूट करते हैं जो कि है P2 एंड A2। डिस्प्लेसमेंट जो है हमारे पास वो डेल्टा x2 के बराबर है जो कि हम यहाँ पे सब्सटीट्यूट करते हैं, और उसके साथ जो एंगल है हमारे पास वो 180 डिग्रीज के इक्वल आता है जो हम यहाँ पे लिख देते हैं। अब वही चीज़ जैसे हम लोगों ने ये देखा कि डेल्टा x1 इज इक्वल टू V1 इंटू टी है, तो अगर हम लोअर एंड की बात करें तो उस लोअर एंड पे हम अगर डेल्टा x2 बिल्कुल इसी तरह से कैलकुलेट करें तो वो V2 इंटू टी के इक्विवेलेंट आ जाएगा, और हम इसको यहाँ पे सब्सटीट्यूट कर देते हैं तो हमारे पास जो रिलेशन बनेगा वो कुछ इस तरह से आ जाएगा। सबसे पहले P2 देन A2, और फिर डेल्टा x2 की जगह उसकी वैल्यू सब्सटीट्यूट कर रहे हैं जो कि है हमारे पास V2 इंटू टी, और cos 180 डिग्रीज हमें पता है कि cos 180 डिग्रीज पे -1 के इक्वल होता है। तो इसका मतलब ये जब पूरे एक्सप्रेशन के साथ मल्टीप्लाई होगा तो हमारे पास जो वर्क है वो इक्वल आ जाएगा -P2 A2 V2 इंटू टी। तो ये हमारे पास स्टूडेंट्स वर्क आ गया लोअर एंड ऑफ द पाइप पे, इसे हम लोग इक्वेशन नंबर 2 का नाम दे देते हैं। अब हमने ये देख लिया कि हमारा फ्लूइड अगर अपर एंड पे मूव कर रहा है तो वो कितना वर्क कर रहा है, और हमने ये भी देख लिया कि जब लोअर एंड पे मूव कर रहा है तो फिर कितना वर्क कर रहा है। तो अगर हम कैलकुलेट करना चाहें नेट वर्क या टोटल वर्क उसने कितना किया, तो उसका आसान सा तरीका क्या है कि हम इन दोनों वर्क्स को ऐड कर लेंगे। तो टोटल और नेटवर्क अगर हम लोग कैलकुलेट करना चाहें तो हम उसे नाम दे देते हैं W का, और वो इक्वल हो जाएगा किसके, W1 प्लस W2। जो अपर एंड पे हमारा वर्क था और जो लोअर एंड पे वर्क था हमने उन दोनों वर्क्स का सम कर लिया। तो इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2 में हम W1 और W2 वर्क एट अपर एंड एंड वर्क एट लोअर एंड कैलकुलेट कर चुके हैं। तो हम वो दोनों वैल्यूज़ यहाँ पे सब्सटीट्यूट कर देते हैं और हमें टोटल वर्क फिर इस केस में मिल जाएगा। जो W1 है हमारे पास वो बराबर है P1 A1 V1 इंटू टी, और W2 जो हमारे पास है वो इक्वल है माइनस P2 A2 V2 इंटू टी। तो ये हमारे पास टोटल वर्क की इक्वेशन बन गई। हम इसे सिंप्लीफाई करने की कोशिश करते हैं, और इसको सिंप्लीफाई करने के लिए हमें अपना कल वाला आर्टिकल याद करना पड़ेगा। हम लोगों ने कल ड्राइव किया था कि हमारे पास इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी क्या होती है, और उस इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी को हमने देखा कि वो प्रोडक्ट होती है A1
V1 is equal to A2 and V2, यानी the product of cross sectional area and the speed at that point at a certain point in a pipe remains constant। और फिर हमने एक और चीज़ भी देखी थी, हमने कहा था कि वो जो कांस्टेंट है वो इक्वल होता है वॉल्यूम पर यूनिट टाइम, जिसे फ्लो रेट का नाम भी दिया था हम लोगों ने, हमने कहा था वॉल्यूम फ्लो पर यूनिट टाइम। अब इस इक्वेशन को अगर हम लोग देखें तो यहाँ पे वॉल्यूम ओवर टाइम लिखा हुआ है, जो टी लिखा हुआ है ये इस तरफ डिवाइड हो रहा है, अगर हम इसको दूसरी तरफ ले जाएं तो ये हमारे इन दोनों फैक्टर्स के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो हमारे पास कुछ इस तरह का इक्वेशन बनेगी, A1 V1 और ये टी साथ में आ जाएगा इंटू टी इज इक्वल टू A2 V2 और ये साथ में T आ जाएगा और ये सारी की सारी प्रोडक्ट किसके इक्वल आ गई, ये हमारे पास वॉल्यूम के इक्वल आ गई। अब अगर ऊपर वाली रिलेशन को हम लोग देखें तो हम लोग इसमें देखते हैं कि हमारे पास A1 V1 और T लिखा हुआ है और यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि A2 V2 और T लिखा हुआ है और यही चीज़ हमें यहाँ पे भी लिखी हुई नज़र आ रही है, A1 V1 T इज इक्वल टू A2 V2 और T। यानी इसका मतलब ये हुआ कि A1 V1 T और A2 V2 T ये दोनों किसके इक्वल हैं, ये दोनों वॉल्यूम के इक्वल हैं। तो हम लोग इन दोनों की जगह पे वॉल्यूम सब्स्टिट्यूट कर देते हैं, तो हमारे पास जो वर्क यहाँ पे आएगा वो वर्क कुछ इस तरह से आ जाएगा, P1 इंटू वॉल्यूम एंड माइनस P2 इंटू वॉल्यूम। तो हमारी ये जो इक्वेशन हमें नज़र आ रही थी ये रिड्यूस होके इस शक्ल में कन्वर्ट हो जाएगी। अब इसके अंदर से अगर हम अपने वॉल्यूम को कॉमन ले लेते हैं तो हमारे पास आ जाता है P1 माइनस P2 और इन दोनों में से हम लोगों ने अपने वॉल्यूम को कॉमन ले लिया, ये हमारे पास वर्क की इक्वेशन बन गई। लेकिन इसके साथ साथ एक और चीज़ भी हम लोग जानते हैं, हम जानते हैं कि हमारे पास जो वॉल्यूम है उसको इन टर्म्स ऑफ डेंसिटी भी लिया जा सकता है। डेंसिटी इज़ इक्वल टू मैस पर यूनिट वॉल्यूम। और इस इक्वेशन को यूज़ करते हुए अगर हम लोग वॉल्यूम कैलकुलेट करना चाहें तो वॉल्यूम कुछ इस तरह से आ जाएगा कि हमारे पास मैस ओवर डेंसिटी बन जाएगी। और ये जो हम लोगों ने अभी वॉल्यूम की वैल्यू फाइंड आउट की है इसको हम लोग सब्स्टिट्यूट कर देते हैं अपनी इस इक्वेशन के अंदर, ताकि हमें वर्क की फाइनल इक्वेशन मिल जाए। तो हमारी जो फाइनल इक्वेशन ऑफ वर्क आएगी वो आएगी P1 माइनस P2 इंटू वॉल्यूम, जिसकी जगह पे हम लोग लिख सकते हैं मैस ओवर डेंसिटी। तो ये तो था स्टूडेंट्स जो हम लोगों ने टोटल वर्क कैलकुलेट कर लिया हमारे इस फ्लूइड को इस पाइप के अंदर से मूव करने के लिए। तो स्टूडेंट्स हम लोगों ने वर्क कैलकुलेट कर लिया और हमने अपना बोर्ड भी थोड़ा सा क्लियर कर लिया ताकि हम फर्दर कैलकुलेशंस यहाँ पे कर सकें। अब हम लोगों ने देखा है कि हमारा फ्लूइड अपर एंड से मूव करते हुए लोअर एंड पे जाता है और उसके दौरान जो वर्क होता है वो ये होता है। अब ये वर्क अपने साथ कुछ चीज़ें भी लेके आता है, जैसे अगर हम इस पाइप को देखें तो इसका जो क्रॉस सेक्शनल एरिया है वो नॉन यूनिफॉर्म है, यहाँ पे एरिया ज़्यादा है और यहाँ पे एरिया कम है। और हम लोगों ने इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी वाले लेक्चर में ये सीखा था कि जहाँ पे एरिया ज़्यादा हो जाता है वहाँ पे स्पीड कम हो जाती है और जहाँ पे एरिया कम हो जाता है वहाँ पे स्पीड ज़्यादा हो जाती है। तो इसका मतलब है यहाँ पे मौजूद अपर एंड पे मौजूद हमारे फ्लूइड की स्पीड कम होगी और लोअर एंड पे मौजूद हमारे फ्लूइड की स्पीड ज़्यादा होगी। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जब हमने वर्क किया है तो उस वर्क ने हमारे फ्लूइड को मूव कराने के दौरान में इसकी काइनेटिक एनर्जी को भी चेंज कर दिया है, क्योंकि स्पीड अगर चेंज हो जाती है तो उसकी काइनेटिक एनर्जी भी चेंज हो जाती है। तो अगर हम अपर एंड की बात करें और यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी को देखें तो मैं कहता हूँ कि हमारे अपर एंड पे जो काइनेटिक एनर्जी है उसे मैं काइनेटिक एनर्जी 1 का नाम दे देता हूँ और वो किसके इक्वल है, हाफ mv1 स्क्वायर के बराबर आ जाती है। और अगले एंड की अगर हम बात करें, लोअर एंड की अगर हम बात करें तो वहाँ पे क्योंकि उसकी स्पीड ज़्यादा हो गई होगी और स्पीड ज़्यादा होने की वजह से वहाँ पे जो काइनेटिक एनर्जी होगी वो भी ज़्यादा हो गई होगी, इंक्रीज़ हो गई होगी। और अगर इस एंड पे हम लोग काइनेटिक एनर्जी की बात करें तो मैं उस काइनेटिक एनर्जी को ke2 के साथ रिप्रेजेंट कर देता हूँ और वो इक्वल होगी हाफ
v2 स्क्वायर, क्योंकि यहाँ पे जो हमारी स्पीड है, जो वेलोसिटी है, हमने उसे v2 के साथ रिप्रेजेंट किया हुआ है। तो अगर इस वर्क डन की बात करें तो हम लोग कह सकते हैं कि इस वर्क डन ने काइनेटिक एनर्जी को भी चेंज कर दिया। हमारे फ्लूइड को अपर एंड से लोअर एंड तक लेके जाने के दौरान में ये चेंज आया है। तो हम क्यों ना इस चेंज इन काइनेटिक एनर्जी को भी कैलकुलेट कर लें। तो जो हमारे पास चेंज इन काइनेटिक एनर्जी आएगा, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, तो हमारे पास अपर एंड से लोअर एंड तक जाते हुए जो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी है उसको मैं यहाँ पे आपके सामने लिख के दिखाता हूँ। रिप्रेजेंट करते हैं हम उसे डेल्टा काइनेटिक एनर्जी, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। और हमें पता है जब भी चेंज कैलकुलेट करना हो तो फाइनल में से इनिशियल को सब्ट्रैक्ट करते हैं। तो हमारी जो फाइनल काइनेटिक एनर्जी थी इस केस में उसको हमने ke2 के साथ रिप्रेजेंट किया हुआ है, और हमारी जो इनिशियल काइनेटिक एनर्जी है उसे ke1 के साथ रिप्रेजेंट किया हुआ है। और दोनों वैल्यूज़ को अगर यहाँ पे सब्सटीट्यूट करते हैं तो हाफ एम वी टू स्क्वायर माइनस हाफ एम वी वन स्क्वायर, ये हमारे पास आ जाएगी चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, जो कि हम लोगों ने इस फ्लूइड के अंदर देखी जब हमारा फ्लूइड अपर एंड से लोअर एंड की तरफ मूव करते हुए आगे की तरफ जाएगा। अब सिर्फ काइनेटिक एनर्जी ही यहाँ पे चेंज नहीं होती। अगर हम लोग देखें तो अपर एंड ऑफ द पाइप इसकी जो हाइट थी वो h1 थी, और जो लोअर एंड ऑफ द पाइप था उसकी हाइट h2 थी। तो हमारा फ्लूइड ऊपर से नीचे की तरफ भी जा रहा है। तो जब फ्लूइड ऊपर से नीचे की तरफ जाएगा तो उसकी पोटेंशियल एनर्जी में भी चेंज आएगा। तो अगर अपर एंड की बात करें तो यहाँ पे हमारे फ्लूइड की जो पोटेंशियल एनर्जी है वो भी हम लोग लिख लेते हैं। जो पोटेंशियल एनर्जी यहाँ पे आएगी मैं उसे लिख लेता हूँ mgh1, क्योंकि यहाँ पे जो हाइट है हमारी उसे हम लोगों ने h1 के साथ रिप्रेजेंट किया हुआ है। और इसी तरह जो लोअर एंड पे हमारी पोटेंशियल एनर्जी आएगी हम उसे पोटेंशियल एनर्जी 2 का नाम दे देते हैं, और वो mgh2 के इक्वल होगी। यहाँ पे हम इसे 1 कह देते हैं। तो हमारी ना सिर्फ इस वर्क की वजह से काइनेटिक एनर्जी में चेंज आया, बल्कि उसके साथ साथ पोटेंशियल एनर्जी में भी चेंज आ गया। तो हम चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी भी कैलकुलेट कर लेते हैं कि चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी कितना आया। तो मैं यहाँ पे वो लिख के दिखाता हूँ कि चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी अगर हम लोगों को कैलकुलेट करना हो तो वो किस तरह से होगा कि डेल्टा potential energy, change in potential energy, that will be equal to potential energy final minus potential energy initial, potential energy at the lower end minus potential energy at the upper end। और हम अगर इन दोनों की वैल्यूज भी सब्सटीट्यूट करें तो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी जो हमारे पास आएगा वो आ जाएगा mgh2 माइनस mgh1। तो ये जो हमारे पास इक्वेशन है ये चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी के लिए आ गई। अब आते हैं हम इस इक्वेशन की डेरिवेशन के सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट की तरफ, और किस पे ये बेस कर रही है उसको डिस्कस करते हैं। बर्नौलीज इक्वेशन जो है ये बेसिकली बेस करती है ऑन द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। यानी ये इक्वेशन ड्राइव करने के लिए जो हमारी सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है वो है अंडरस्टैंडिंग ऑफ लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। यानी हम देखते हैं कि हमने वर्क किया। अब वर्क करने से क्या हुआ? वर्क करने से हमारा फ्लूइड मूव करते हुए आगे की तरफ गया, और उस मूवमेंट की वजह से क्या हुआ, ना सिर्फ उसकी काइनेटिक एनर्जी में चेंज आया बल्कि उसकी पोटेंशियल एनर्जी में भी चेंज आ गया। तो वो चेंज इन एनर्जीज कहाँ से आए? वो चेंज इन एनर्जीज बेसिकली इम्पार्ट किए हमारे वर्क ने। तो हम लोग अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी क्या कह सकते हैं कि जो हमारा वर्क किया गया था इस केस में, वो वर्क दो हिस्सों के अंदर डिवाइड हो गया। उस वर्क का एक हिस्सा तो काइनेटिक एनर्जी को चेंज करने में इस्तेमाल हो गया, और उस वर्क का जो
दूसरा हिस्सा था वो उसकी पोटेंशियल एनर्जी को चेंज करने में यूज़ हो गया। तो फिर अगर हम उसको यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करें तो हम कुछ इस तरह से लिख सकते हैं कि हमारा जो टोटल वर्क है वो किसके इक्वल आएगा, वो इक्वल आएगा चेंज इन काइनेटिक एनर्जी प्लस चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। तो ये है हमारी प्रोपोजिशन यूजिंग लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, कि हमारा वर्क जो है वो कन्वर्ट हो रहा है काइनेटिक और पोटेंशियल एनर्जीज के चेंज के अंदर। तो हम अगर इनकी वैल्यूज़ को सब्स्टिट्यूट करें तो हम लोग वर्क यहाँ पे कैलकुलेट कर चुके थे, वो वर्क की वैल्यू यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करते हैं तो हमारे पास वर्क किसके इक्वल था, ये इक्वल था P1 माइनस P2 इंटू मैस ओवर डेंसिटी। और इसके आगे हमारे पास जो काइनेटिक एनर्जी का चेंज है वो भी लिख देते हैं, दैट इज इक्वल टू हाफ mv2 स्क्वायर माइनस हाफ mv1 स्क्वायर। इसी तरह से जो पोटेंशियल एनर्जी का चेंज है वो है प्लस mgh2 माइनस mgh1। तो ये सारी की सारी चीज़ें हमारे पास वर्क के इक्वल आ जाती हैं। तो अगर हम इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करें यहाँ पे कुछ इस तरह से, मैं लिखता हूँ आपके पास रो P1 माइनस P2 और यहाँ पे हमारे पास लिखा हुआ है मैस डिवाइडेड बाय डेंसिटी। और अगर ये राइट साइड पे लिखी हुई आप चार टर्म्स को देख रहे होंगे तो इन चारों टर्म्स में आप देखेंगे कि हमारा मैस हर एक में लिखा हुआ है और वो मैस कॉमन लिया जा सकता है। अगर हम उस मैस को कॉमन लेते हैं तो हाफ v2 स्क्वायर माइनस हाफ v1 स्क्वायर प्लस gh2 माइनस gh1, ये फैक्टर बच जाता है। और अब इसमें अगर हम लोग देखें तो क्योंकि मैस दोनों साइड्स पे लिखा हुआ है सिंगल फैक्टर की फॉर्म में, तो हम इस मैस को इस मैस के साथ कैंसल आउट कर सकते हैं और हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड पे जो डिनोमिनेटर के अंदर रो लिखा हुआ है डेंसिटी, इसको हम राइट हैंड साइड पे लेके जा सकते हैं और सारे फैक्टर में मौजूद जितनी टर्म्स हैं उन सब के साथ मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो सिंप्लीफिकेशन पे हमारी ये इक्वेशन कुछ इस फॉर्म में हमें नज़र आएगी, P1 माइनस P2 और जब रो उस तरफ जाके मल्टीप्लाई होगा तो हाफ रो V2 स्क्वायर, मैंने सबसे पहले इसके साथ मल्टीप्लाई किया, फिर इसको अगली टर्म के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस हाफ रो V1 स्क्वायर प्लस रो थर्ड टर्म के साथ मल्टीप्लाई होगा तो रो GH2 और फिर माइनस रो GH1। ये इक्वेशन हमारे पास बन जाएगी। अब इस इक्वेशन में एक काम और करते हैं कि अपर एंड ऑफ द पाइप और लोअर एंड ऑफ द पाइप के सारे फैक्टर्स को हम एक साथ अलग अलग करके लिख लेते हैं। तो P1, V1 एंड H1 इन सारी टर्म्स को एक तरफ ले जाते हैं और दूसरी सारी टर्म्स को दूसरी तरफ ले जाते हैं। यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड पे हमारे पास P1 लिखा हुआ है और यहाँ से 1 वाली टर्म्स को उठा के इस तरफ लेके आते हैं माइनस, मैं यहाँ पे हाईलाइट कर देता हूँ जो टर्म्स हमारी दूसरी तरफ जाने जा रही हैं, उसमें से एक ये वाली टर्म है जो माइनस की हमें लिखी नज़र आ रही है और एक ये टर्म है जो माइनस की लिखी नज़र आ रही है। ये दोनों टर्म्स अगर हम इक्वालिटी के दूसरी तरफ लेके जाएंगे तो हमारे पास प्लस हाफ रो V1 स्क्वायर प्लस रो GH1 ये आ जाएगा और इक्वल हम यहाँ पे लिखते हैं और जो लेफ्ट हैंड साइड पे P2 माइनस में लिखा हुआ हमें नज़र आ रहा था, हम इसे उठा के दूसरी तरफ ले जाते हैं तो ये प्लस P2 हो जाएगा और राइट साइड पे जो बाकी टर्म्स लिखी हुई हैं हम उनको उसी तरह से लिख लेते हैं, जिनमें एक ये टर्म है और एक ये टर्म है। तो हमारे पास आ जाएगा हाफ रो V2 स्क्वायर प्लस रो GH2। तो ये हमारी इक्वेशन अगर आप गौर से देखते हैं तो इसके लेफ्ट हैंड साइड पे और राइट हैंड साइड पे एक जैसे फैक्टर्स आ गए हैं। यानी हम देखें तो सबसे पहले प्रेशर है, फिर ये वेलोसिटी वाला फैक्टर है, फिर हाइट वाला फैक्टर है और इसी तरह यहाँ पे भी यही फैक्टर्स हैं, सिर्फ जो चेंज आ रहा है वो अपर और लोअर पार्ट के केस में आ रहा है। तो हम फिर इसको इकट्ठा करके भी लिख सकते हैं और हम इस तरह से भी कह सकते हैं कि इन जनरल P प्लस हाफ रो V स्क्वायर प्लस रो GH इज इक्वल टू कांस्टेंट। यानी इन सारी टर्म्स का सम जो हमारे पास यहाँ पे बन रहा है
वो सम एक कांस्टेंट आ रहा है। और ये जो इक्वेशन इस वक्त हम लोगों ने डेवलप की है, हम इस इक्वेशन को बर्नौलीज इक्वेशन का नाम देते हैं। लेकिन अभी इसकी स्टेटमेंट समझना बाकी है, और स्टेटमेंट हम समझने के लिए कुछ थोड़ी सी मेहनत करेंगे, कुछ एक दो चीज़ों को फर्दर इलेबोरेट करेंगे। फॉर एग्जांपल, हमारे पास जो फैक्टर्स लिखे हुए नज़र आ रहे हैं, उन दोनों फैक्टर्स को देखते हैं। एक फैक्टर तो ये है और एक फैक्टर ये है। अगर इन दोनों फैक्टर्स को हम लोग देखें तो सबसे पहले लिखा हुआ एक फैक्टर हमारे पास हाफ रो वी स्क्वायर। अब अगर इसको गौर से देखें तो रो लिखी हुई है जो कि डेंसिटी होती है, और डेंसिटी का हमें पता है कि ये मैस पर यूनिट वॉल्यूम के बराबर होती है। तो अगर मैं इसको कुछ इस तरह से लिखूं तो मैं लिख सकता हूँ हाफ रो की जगह मैंने इसकी वैल्यू सब्सटीट्यूट कर दी जो कि मैस ओवर वॉल्यूम के बराबर है, और साथ में वी स्क्वायर इसी तरह से लिख दिया। या इसको मैं थोड़ा सा और आसान करूँ आप लोगों के लिए, तो मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ हाफ एम वी स्क्वायर, और इस पूरे फैक्टर के नीचे मैंने वॉल्यूम अलग से लिख दिया। तो अगर आप देखें तो ऊपर न्यूमरेटर में हमारे पास काइनेटिक एनर्जी लिखी हुई है, और जो डिनोमिनेटर हमारे पास लिखा हुआ है वो तो वॉल्यूम है। तो इसका मतलब है ये जो फैक्टर यहाँ पे लिखा हुआ था, हम कह सकते हैं ये फैक्टर क्या है, ये है काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम। यानी ये फैक्टर हमें बता रहा है कि ये काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम की ही एक फॉर्म है। अब अगर सेकंड वाले फैक्टर की बात करें जो हमारे पास यहाँ पे लिखा हुआ नज़र आ रहा है, जो कि है रो जी और एच। अगर हम इसको भी इसी तरह से सिंप्लीफाई करें कि रो की जगह इसकी वैल्यू सब्सटीट्यूट करें जो कि मैस ओवर वॉल्यूम होता है, और साथ में जी और फिर एच, और इसको भी थोड़ा सा सिंप्लीफाई करके आपके लिए लिखें तो एम जी एच डिवाइडेड बाय वॉल्यूम। तो ऊपर हम लोग देख रहे हैं कि एम जी एच तो पोटेंशियल एनर्जी होती है, और नीचे वॉल्यूम लिखा हुआ है, तो ये भी क्या हम इस तरह से कह सकते हैं कि ये पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम है। तो हमें इन दोनों टर्म्स की समझ आ गई। अब उस रिलेशन को जो अभी हम लोगों ने ड्राइव किया है एक दफ़ा फिर लिखते हैं और अपनी स्टेटमेंट की तरफ आते हैं। स्टेटमेंट, तो हम इन रिजल्ट्स को सामने रखते हुए अपने स्टेटमेंट को लिख सकते हैं। मैं इस इक्वेशन को दोबारा लिख रहा हूँ। इस इक्वेशन में सबसे पहले हमारे पास लिखा हुआ है प्रेशर, उसके बाद लिखा हुआ है काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम जो कि हम लोगों ने अभी सीख लिया, और उसके बाद लिखा हुआ है पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम। और ये सारी चीज़ें किसके इक्वल हैं? ये सारी चीज़ें हैं कांस्टेंट के इक्वल। तो फिर अगर हम इसकी स्टेटमेंट लिखना चाहें तो हम इसकी स्टेटमेंट कैसे लिख सकते हैं? हम कह सकते हैं कि फॉर एन आइडियल फ्लूइड द सम ऑफ प्रेशर, जो हमारी पहली टर्म हमें लिखी हुई नजर आ रही है। अगली चीज क्या है? सम ऑफ प्रेशर, काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, एंड थर्ड टर्म जो हमारे पास यहाँ पे लिखी हुई है वो है पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम। तो हमारे पास इन तीन चीज़ों का सम है। द सम ऑफ प्रेशर, काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम एंड पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम इज कांस्टेंट। हमारे पास इन तमाम चीज़ों का जो सम है वो कांस्टेंट रहता है एक नॉन यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शनल एरिया के पाइप के लिए। ये है हमारे पास स्टेटमेंट बर्नौलीज इक्वेशन की, और ये इक्वेशन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखती है और इसकी बहुत सारी एप्लीकेशंस हैं जो हम अपने नेक्स्ट लेक्चर्स में इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। स्टूडेंट्स, ये थी बर्नौलीज इक्वेशन जिसमें हम लोगों ने बर्नौलीज इक्वेशन को ड्राइव किया और इसकी मैथमेटिकल फॉर्म को समझा और इसकी स्टेटमेंट को अच्छे से समझा। अब नेक्स्ट लेक्चर में हम इंशाल्लाह इसकी एप्लीकेशंस को डिस्कस करेंगे। उस वक्त तक के लिए अल्लाह हाफिज़।